गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? एयर के साथ शुरू करते हैं। सहस्राक्षम गणाधीशम समगुरुम च सरस्वतीम जनकम जनयित्रीम च शास्त्रमादो प्रणम्यहम ब्रह्मदक्षस्मि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताश्वेष चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। रागादि रोगान सत्तान सत्तान शेषकाय प्रसुतान शेषान वत्सुक्य मोहारतिदान जग्गानम यो पूर्व वेद्याय नमोस्तु तस्मै। तो जैसे कि कल हम पीटीएसआर में टॉपिक नंबर 5 कंटिन्यू किया था, पार्ट 1 ऑलरेडी हमने किया था। उसका जो बेसिक था, एबॉर्शन देखा था, उसके क्या क्या फैक्टर्स थे, उसमें हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आज हम उसके आगे जाएंगे। एक बार जितने लोग हैं वो कंफर्म कर दो। स्क्रीन भी दिख रही है और ऑडियो भी ठीक से आ रहा है। यस। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा सा और, अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो थोड़े से और मस्ट नो टॉपिक है। जैसे कि ये गर्भ व्यापद है ना, वो एवरी 2 ईयर में एक बार आता ही है कहीं ना कहीं पे। या तो एसएक्यू में फंस जाएगा या तो एलएक्यू में फंस जाएगा। उपविष्टक है, नागोदर है, लीन गर्भ है वगैरह, ये तीन मेजर पूछते हैं। तो आज हम ये तीन के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे देखेंगे कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, इनके अंदर क्या ब्रॉड टर्मिनोलॉजी आती है। जैसे कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है और पॉलीहाइड्रोएमनियोज है। ये मैं जिस्ट जिस्ट जो बोलते हैं ना, इंडेक्स बता रहा हूँ कि आज हम अप्रोक्स टाइम को देख के इतना इतना कर सकते हैं। फिर जो जीटीडी बोलते हैं, जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीजेस, और आरएच कंपेटिबिलिटी तो हमको पता है। तो वो जो है वो आज हम देखेंगे। हालांकि वो डिजायर टू नो टॉपिक है, पर ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है और ये क्लिनिकल इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको सुपरफिशियली देखेंगे ये क्या है। बाद में अगर टाइम मिला तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ओर जाएंगे एंड आईयूएफडी। और अगर लास्ट में जो थोड़ा सा टाइम बचता है तो रक्तज गुल्म की ओर भी थोड़ा सा ब्रीफली जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं उपविष्टक से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उपविष्टक। ये आएगा, ये ऐसे क्यों में आएगा, ये एल क्यू में आएगा, कोई भी इंटरनल में, यूनिवर्सिटी वाइवा में। तो ये जो है एक गर्भ का व्यापद है, राइट। तो कोई भी व्यापद होगा तो उसका निदान होगा। तो इनके निदान में आचार्य क्या बताते हैं चरक जी? यस्याह पुनः उष्ण तीक्ष्ण उपयोग गर्भिण्या महति संजाते सार गर्भ पुष्प दर्शनम स्यादन्यो व योनि स्रवयेत तथा गर्भ, ये सभी में सेम आएगा देखो। गर्भ वृद्धि न प्राप्नोति, फिटस का वृद्धि न प्राप्नोति मतलब फिटस का उतना ग्रोथ जितना हमको चाहिए उतना नहीं होगा। दूसरी बात, निश्रुतत्वात्। और तीसरी बात जो है वो क्या है? कालम अवतिष्ठते अतिमात्र, मतलब वो जो है वो पोस्ट टर्म जो जिनको हम बोलते हैं ना, काल अवतिष्ठते अतिमात्र, मतलब समय चला जाएगा बाद में भी वो नहीं आएगा। 9 मंथ के बाद में उसको बाहर आना था। काल अवतिष्ठते, अवतिष्ठते मतलब वो समय है उससे ज्यादा समय इन्होंने ले लिया है। ये सब क्या है? दोषों की दृष्टि के कारण है। वातादि दोष उधर दृष्टि हो जाते हैं, या तो कोई भी आवरण बीच में आ गया तो उसको आने नहीं देगा। ठीक है। तम उपविष्टकम आचेष्टते केचित, इसको ऊपर जो दिए गए चीज है उससे उपविष्टक होता है, और ये जो लक्षण वाली चीज है उसको उपविष्टक बोलते हैं। पता चला? इधर क्या है, गर्भिणी को उष्ण तीक्ष्ण आदि द्रव्य है, आप ऐसे औषधि दे रहे हो, आहार दे रहे हो या तो विहार दे रहे हो, उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है? पुष्प दर्शनम मतलब उधर जो है वो ब्लीडिंग हो रहा है। इधर पुष्प मतलब जो यूज किया है सिनोनिम, वो रक्त के लिए किया है, ब्लीडिंग। ठीक है।
वो वेजाइना के आजू बाजू उसको ब्लीडिंग रहेगा। वो ब्लीडिंग की वजह से फीटस का ग्रोथ है वो ठीक से नहीं होगा, वृद्धि न प्राप्त होती, उसकी वजह से निःश्रुतत्वात्, मतलब उधर एबॉर्शन भी हो सकता है, या तो वो जो चाइल्ड है वो बहुत लंबे समय के बाद है वो पोस्ट टर्म हो सकता है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? उपविष्टक, राइट? ये याद रखना है चरकाचार्य जी के अकॉर्डिंग। इसका निदान भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पीछे आएगा नागोदर वगैरह सब आएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इधर आपको क्या है, उष्ण तीक्ष्ण, मतलब इधर जो दोष बिगड़ेगा ना वो पित्त रक्त होगा। इन्होंने वही बोला, आचार्य वाघभट जी ने थोड़ा डिटेल में ये बोला कि भाई ये सब हो रहा है इसकी वजह से। सबसे पहले देखो, पित्तम पंगु कफम पंगु है, वायु विषेट हुआ, उन्होंने किनको बिगाड़ा? पित्त। कफ भी है इधर, क्योंकि हमने क्या बोला, कालम अवतिष्ठते अति मात्र, मतलब वो ब्लॉकेज उधर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। उसकी वजह से जो बॉडी में फ्लो होना चाहिए किसी भी चीज का, क्योंकि रस सारी जगह पे सर्कुलेट होता है, तो वो ठीक से सर्कुलेट नहीं होगा, जो हम स्रोतोरोध बोलते हैं। और स्रोतोरोध की वजह से क्या हो जाएगा, वृद्धि न प्राप्त होती, कि जो फिटस का ग्रोथ रहेगा वो आपको कैसा रहेगा, इम्प्रॉपर। इसको बोलते हैं उपशुष्क गर्भ या उपविष्टक। क्लियर हुआ? हम सब कीजिए जिन जिन को उपविष्टक क्लियर हुआ, वरना मैं एक और बार समझा देता हूँ। यस। देखो, वाघभट जी और क्या बोलते हैं, वुमेन गेट स्केंटी बट कंटिन्यूअस ब्लीडिंग। उसको बहुत अगर कम ब्लड आ रहा है, पर वो ब्लड है वो कंटिन्यूअसली आ रहा है, राइट? पता चला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअसली ब्लड आ रहा है। ये था क्या, उपविष्टक। चिकित्सा उन्होंने आगे दी है। अभी इसके बाद आएगा वो क्या आएगा, नागोदर उपसुप्त। उपविष्टक का निदान क्या था? उपविष्टक का निदान क्या था? ये पीजी में भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। उष्ण तीक्ष्ण औषध, या आहार, या तो विहार, कुछ भी। मतलब इधर हमको याद रखना है, सारे दोष तो होते ही है, हमको याद रखना है तो पित्त प्रधान दोष रहेगा। अभी नागोदर देखना, भाई नागोदर में क्या है, फिर इधर आते हैं फिर ब्लैंक पेज में। ये ब्लैंक पेज है ना, हमारे दिमाग की तरह है। हमारा दिमाग भी कोई टॉपिक करते हैं ना, उसके पहले ब्लैंक रहता है, फिर जो ये टॉपिक का जिस्ट होता है ना, ये पूरे ऐसे ब्लैंक पेज में लिखने का। फिर अपने आप से आपको पता चला इधर मैंने पित्त लिखने का मेन कारण क्यों है, क्योंकि अगर हम उसकी चिकित्सा देखेंगे तो मेनली इस पे ही काम होगा। पित्त की चिकित्सा आपको आती है? नहीं आती है तो पित्त की चिकित्सा अष्टांग हृदय 13वें अध्याय में से पढ़ लेना, वही लिख के आओगे तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा भाई तूने क्यों ऐसा लिखा। ठीक है? उपवास व्रतः कर्मपरायाः पुनः कदा आहारया स्नेह द्विषया। क्या क्या कर रहे हैं, जो लोग क्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, फिर कैसा आहार खा रहे हैं, शुष्क। और मतलब हम रात को बनाया हुआ आहार दिन में दूसरे दिन या तीसरे दिन खाते हैं, होटल में जो खाते हैं, सड़ा हुआ आहार खा रहे हैं। जो लोग स्नेह द्विष, मतलब उनको स्नेह वाली चीज अच्छी नहीं लगती है, उनकी वजह से उनके बॉडी में देखो ऐसी चीज सब कर रहे हैं ना, आप दिख रहे हैं उपवास है, ऐसा सड़ा हुआ आहार, सब क्या बढ़ेंगे, वात। ऐसे सारी व्याधि त्रिदोष प्रकोपक होती है, पर वात प्रधान त्रिदोष होंगे, अगर इधर त्रिदोष होंगे तो भी वात प्रधान त्रिदोष होंगे। उधर ना उपविष्टक में भी होंगे तो उधर पित्त प्रधान त्रिदोष होंगे, राइट? तो उधर क्या है, वात प्रकोप आहार विहार हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेम चीज देखो, गर्भम वृद्धिम न प्राप्नोति परिशुष्कत्वात्। अभी वायु के पास कौन सा गुण है, आप सबको पता है, रुक्ष गुण है। तो वो हमारे धातु सारे स्नेह होते हैं, स्नेह युक्त। तो अगर वायु बॉडी में बढ़ता जाएगा तो ये स्नेह को लेता जाएगा, तो ये स्नेह जो बड़ा हुआ था उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो धातु कैसे हो जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे। सच अपि कालम अवतिष्ठते अति मात्रम अस्पंदनश्च भवति तम नागोदर।
पता चला? पीछे की जो लाइन श्लोक की है वो सारे में सिमिलर ही है। क्या है? उपवास व्रत ये सब करने की वजह से आपका ये सब निदान है। निदान की वजह से वायु बढ़ा। वायु बढ़ा और वो स्थान संश्रय क्या रह रहा है? गर्भाशय में। तो अभी गर्भाशय में क्या करेगा? लक्षण क्या मिलेंगे आपको? परिशुष्क गर्भ, कालम अवतिष्ठते अति मात्रा, और अस्पंदनम। ये तीन पता चला? अभी आ जाओ इधर। अभी खुले दिमाग में क्या लिखेंगे बताओ? इधर इसका निदान क्या है? आप में से ही बताएंगे, बताओ बताओ। व्हाट इज द निदान ऑफ नागोदर? क्या निदान लिखूं मैं इधर? व्रत, उपवास, स्नेह, द्वेष। इन चीजों से कौन सा दोष बिगड़ेगा? विच दोष विल विजिएट? वात वाह। होगा। हाँ, वेरी गुड। वात दोष। इधर ऐसे बोलना है तो आप वात प्रधान त्रिदोष भी लिख सकते हैं, राइट? पर वात आना चाहिए। उधर पित्त था। डिफरेंस पता चला दोनों में? उपविष्टक नागोदर। एनी कंफ्यूजन? भी आपको नींद में से भी उठा के पूछे तो श्लोक ब्लोक नहीं आए, ठीक है चलेगा। पर दोष पता चला? भी दोष आएगा तो चिकित्सा आराम से आएगा, कभी भी घबराने का नहीं चिकित्सा में, राइट? आगे बढ़ते हैं। इन्होंने भी यही सेम बोला है कि वात प्रकोप आहार विहार से फीटस जो है वो ड्राई हो जाता है, मतलब शुष्क हो जाता है। इसीलिए वो गर्भाशय में लंबे समय तक रहेगा और उधर उसका स्पंदन नहीं रहेगा, मतलब आपको हार्ट बीट फील नहीं रहेगा, राइट? सुश्रुत जी भी वही सेम चीज बोलते हैं। इन्होंने क्या ऐड कर दिया? मतलब जैसे गर्भ बनता है उसके पहले की अवस्था शुक्र अवस्था में अगर वायु बढ़ जाए, वायु की वजह से उधर क्या हो जाएगा? उधर रीजियन में आना वगैरह सब हो जाएगा उसको, ठीक है? तो वो जो है वो गर्भ को क्या कर देगा? उधर शोषण कर देगा। इधर वर्ड यूज किया है ना हमने, क्या यूज किया है वर्ड? परिशुष्कत्वात्। देखो, बुक बहुत सारी होती है, हमको ये आंसर 10 मार्क में आएगा या तो 5 मार्क्स में आएगा। तो ये बुक में तो रेफरेंस के लिए बहुत सारे आचार्यों का दिया है। तो हम प्रायः बृहत्रयी मतलब चरक जी, वाग्भट जी और सुश्रुत जी, उनमें से हमको जितना याद रहता है उतना हमको याद रखना है। क्लियर? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, बुक में तो कितना सारा दिया है, हमको सारा लिखना है क्या? राइट? तो बस सेम यही है जो हमको लिखना है, और जो ऐसा लिखना है कि जिससे हमको मार्क्स भी मिले, राइट? देखो, फिर मैंने जैसे दोष वाइज बोला है ना, तो वैसे ही सारा देखो। अगर ये उपशुष्क गर्भ है, मतलब दोनों में उपशुष्कता था, तो वो दोष के वाइज अधिक का होगा। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। मैंने बोला कि वात वात अधिक या पित्त अधिक, या जैसे कि हमने आगे देखा निदान में से होगा, उधर से आपको पता चलेगा। तो जैसे जैसे दोष आपको पता चलेगा ना, वैसे वैसे लक्षण आपको पता चल सकते हैं। सपोज कोई अलग भी नया भी आया तो उधर आपको बता दिया, कोई ऐसा नया डिजीज आ गया गर्भ में, आपको जस्ट पता है रोग क्या, मतलब दोष क्या है। उसके ऊपर से आप क्या क्या लिख सकते हैं? देखो, वात होगा ना तो उधर फेनिलता हमेशा आएगी। हमेशा अवरोध होगा, मूत्र पुरुष का अवरोध रहेगा। हमेशा शूल रहेगा, कटी पृष्ठ हृदय में शूल रहेगा। और तुध्यते इव शंखो पिपीलिका, मतलब हमारे जो शंख रीजन है, टेम्पोरल रीजन है, उधर चींटी काट रही है ऐसा पेन। पेन कहीं भी कैसा? चींटी काट रही है, मतलब कोई सुई भोंक रहा है, पेन कहीं पे भी हो तो वायु आएगा। तो इधर ऐसे ऐसे आप अपने आप से लिख सकते हैं कि अगर आपको वर्ण लिखना है तो कषाय और अरुण टाइप रहेगा। श्याव अरुण, रस कषाय रहेगा, वेरी सॉरी। तो ये जो है वो आपको मैं दोष के अकॉर्डिंग सिखा रहा हूँ, ताकि कोई भी डिजीज आ जाए आपको जस्ट पता चल गए वायु वाला है, ये लिख के आओगे तो 99.99% आपका सही रहेगा, राइट? पित्त में भी सेम रहेगा, कलर क्या रहेगा? ताम्र हरिद्र, धूम, मतलब धुआं निकल रहा है ऐसा फीलिंग रहेगा। फिर तृष्णा मूर्छा सब पित्त में आता है। श्लेष्मा में माधुर्य रहेगा, भक्त द्वेष, खाने का मन नहीं रहेगा, श्वास वगैरह रहेगा। ठीक है? क्लियर? तो ये दोष के अकॉर्डिंग रहता था। अभी जैसे दोष हो गए वैसी उसकी चिकित्सा रहेगी। वात है तो आप बस्ती कीजिए, ठीक है, षष्ठी शाली दीजिए।
और मांस रस देना, इधर लिखा नहीं है, मांस रस देते हैं क्योंकि उसको ब्रूमहण की जरूरत है। ठीक है। देखो पित्त में दिया है, पित्त में ज्यादा अगर, ये जो समझने के लिए है, ये चिकित्सा है वो पीछे और आएगी ही डेफिनेटली। पर इधर आप क्या दे सकते हो पित्त में, एक तो इधर देखो दोष बिगड़ा है, अवस्था अभी बिगड़ी हुई है। तो ऐसी अवस्था में अगर आपने ज्वर का वीडियो देखा होगा तो यवागु होते हैं ना, वो ऐसी अवस्था में बहुत काम करते हैं। मतलब इधर आपको क्या है, ऐसे संसर्जन कर्म टाइप देना है क्योंकि बॉडी में धातु भी निकल रहे हैं। जैसे पंचकर्म में कैसे धातु निकल गए थे, रक्त वगैरह धातु भी निकल रहे, मतलब इन शॉर्ट इधर शोधन के बाद में जो संसर्जन कर्म करते हैं ना, सारे में थोड़ा ऐसा तो आएगा ही जनरली। राइट। क्या है, मामसरस इंद्र दे रहे, ब्रूमहण के लिए दे रहे। मामसरस पूरा संस्कारित है। राइट। ये कुकुट वाला हैन बोला है ना, बल्य ब्रूमहणीय होता है वो। इधर देखो मैंने बोला वो यवागु दिया है। घृत क्यों देंगे, क्योंकि घृत है वो पित्त का समन करता है। और इधर घृत देंगे वो भी जीवन, ये मैंने बोला था। रक्त स्राव हो रहा है, रक्त का फंक्शन क्या है बताओ, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, डेफिनेटली आप ही बताओगे, टैलेंटेड पीपल्स। प्रीणनम के बाद में क्या आता है? प्रीणनम जीवनम गर्भ। हाँ, इसीलिए इधर जीवन या गण का कुछ भी दिया। जीवन या गण में है ना। हाँ, काकोली, क्षीर काकोली, काकोली दे आदि को वगैरह देंगे तो जीवन या गुण उधर बढ़ेगा। राइट। तो ये चिकित्सा आप अपने आप से लिख सकते हैं क्या क्या है, जस्ट ऐसे पॉइंट्स आने चाहिए। हमेशा चिकित्सा जो बुक में लिखी है वो कभी भी लिखने का ऐसा 100% को भी जरूरत नहीं, किसी को याद नहीं रहता। आप अपने टीचर को बिठाओगे उनको भी याद नहीं रहेगा। राइट। टीचर, प्रोफेसर, एचओडी, उनको भी 100% कुछ नहीं होगा, याद होगा, क्योंकि चिकित्सा हम हमेशा अपनी युक्ति से और दोष जो उधर है वो करेंगे। शास्त्र में तो सारे दोषों की लिखा है, हमको तो पेशेंट जो मिलेगा उस पर डिपेंड रहेगा ना हमेशा। राइट। आगे देखेंगे। आगे अगर कफ आधिक्य है, कफ आधिक्य है तो पहले आपको उधर जो है वो कौन से रस वाली चीज आप देंगे, तो आप कटु तिक्त कषाय रस होना चाहिए, थोड़ा सा रुक्ष होना चाहिए, और उष्ण होना चाहिए द्रव्य आपका। ये आपके पास ऑप्शन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये ही होना चाहिए, ये ऑप्शन है। अभी आप पूरी सिचुएशन देखो, ये कफ कोई भी, कफज ज्वर होगा, कफज अतिसार होगा, कफज प्रतिशय होगा, कोई भी कफज का जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है। क्योंकि हमेशा चिकित्सा कोई भी रोग की पहले नहीं करते हैं, चिकित्सा हमेशा दोष की करते हैं। ये सिद्धांत है जो आपको संहिता में मिलेगा कि चिकित्सा हमेशा दोष की करनी चाहिए, रोग की नहीं करनी चाहिए, ताकि दूसरी बार जो है वो रोग ना आए। तो कफ में आप क्या क्या यूज कर रहे हैं? मांस रस यूज कर रहे हो, उष्ण द्रव्य जैसे कि तिल, मुद्ग जो लघु भी है, और साथ में आप उधर क्या है, अजा का पय जो लघु भी है और थोड़ा सा रुक्ष है, थोड़ा। ठीक है। ऐसी सारी चीजें आप उधर यूज कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इधर तक? नो सर। तो उपशुष्क, उपविष्टक, ये सब गर्भ की चिकित्सा में क्या करना है, तो आचार्य जी ने देखो इन दोनों की चिकित्सा एक लाइन में ही बता दी है, आगे आएगी तो और देख लेंगे। अभी देख लीजिए, देखो अगर ये रह जाए ना याद, एवं वृद्धौ तीक्ष्ण विरेचन, उधर गर्भ का क्या करना है हमको, पातन। आचार्य वाग्भट क्या बोल रहे हैं कि उपशुष्क या उपविष्टक गर्भ है वो फेल्स टू डेवलप और ग्रो, उधर डेवलपमेंट या ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। आप चाहे कोई भी ट्रीटमेंट कर लो, आगे की जो कर दी कुछ भी है, तो उधर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या है उधर एबॉर्शन कीजिए। पहले के टाइम पे तो एमटीपी वगैरह कुछ नहीं था, तो क्या होता था, तीक्ष्ण द्रव्य, विरेचनीय द्रव्य और अपरापातन द्रव्य, प्लेसेंटा जो है उसका ग्रोथ नहीं होना है, ऐसे सारे द्रव्य आप दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, नेचुरली एबॉर्शन हो जाएगा। आगे हमने पढ़ा था ना गर्भस्राव, गर्भपात, उनके सारे जो निदान है वही निदान देना है उसके, पता चला आपको?
क्या बोल रहा हूँ वो पता चला? आगे जो पहले दिन मतलब कल हमने सारे जो गर्भपात या गर्भस्राव के निदान देखे थे कि आप उष्ण तीक्ष्ण चीजें ले रहे हो, गर्भिणी को आप पंचकर्म करा रहे हो, सब करा रहे हो। तो पंचकर्म वगैरह सब चिरो विरेचन वगैरह करा रहे, तो वो विरेचन द्रव्य है तो थोड़े से उष्ण तीक्ष्ण रहेंगे, वो गर्भपात करा हाँ। सकता है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई बोला इसीलिए पता नहीं चला, आवाज नहीं आया। कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। लीन गर्भ। आगे जाते हैं। यस्याह पुनः गर्भ प्रसुप्तो न स्पंदते। सुप्तो, वो जो स्टेज है उसका पूरा इनएक्टिव है, पूरा इनएक्टिविटी में, कॉन्शियसनेस वगैरह में सारा इनएक्टिव है। और स्पंदन, उधर पाल्पेशन आपको है ना फील नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा जो है उसको लीन गर्भ बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने, लीन का मतलब क्या है, वो उतना एक्टिव नहीं है। देखो, आपको लीन शब्द समझना है ना, तो आप वो पंचकर्म, पंचकर्म में बहुत लीन शब्द आता है, लीन दोष। तो लीन दोष आर लाइक स्लीपर सेल्स, वो उतने एक्टिव नहीं होते, उनको हम स्नेहन स्वेदन करके उधर जो धातु के अंदर छुप जाते हैं। तो ये भी क्या है, उधर ऐसा एक्टिव नहीं है, स्पंदन वगैरह उधर विजिबल नहीं है। तो ऐसी चीज में आपको क्या करना है, पेशेंट को आपको मृदु मधुर शीत स्नेह आहार देना है। मांस रस दे सकते हो आप, कोई भी, मतलब लघु होना चाहिए। और देखना है जंगल देश का देना है, अनूप देश का देना है, वो पेशेंट के ऊपर थोड़ा सा रहेगा। घृत दे सकते हो, यूश। आप उधर अभ्यंग वगैरह थोड़ा सा करवा सकते हैं, ताकि अगर इधर कोई भी दोष की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उधर जो वायु मेन, आगे भी आया था कि वायु और रक्त है ना, वो इधर कहीं ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, इसीलिए सारे दोष में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है। तो ये सब करने से प्रायः कम हो जाएगा वायु। कम मतलब बड़ा हुआ प्रकोप हुआ, वायु जो है वो कम मतलब बैलेंस हो जाएगा। जो एक्सेसिव विशिएटेड बात था वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसकी वजह से फिर आपको उधर जो सिम्टम थे उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और साथ में अगर ऊर्जवर्धक आहार विहार आप ले सकते हो, राइट। ऊर्जवर्धक आहार विहार क्या है, किसी को पता है क्या? किसी ने पूछा नहीं क्या इसीलिए। सर? आवाज नहीं आया क्या? ऊर्जवर्धक आहार विहार क्या है? व्हाट आर ऊर्जवर्धक आहार एंड विहार? विहार छोड़ो, चलो विहार की बात ही नहीं करते। आहार बताइए। पता है क्या किसी को? आवाज ऑडियो वीडियो आ रहा है? नहीं है क्लियर क्या ऑडियो वीडियो? ठीक है, क्लियर। ऊर्जवर्धक आहार विहार, कुछ नहीं आता है तो हमको ब्लैंक हमारे दिमाग पे आ जाना है, ये इसको हम हमारा वर्चुअल दिमाग समझ लेते हैं। ऊर्जवर्धक, कुछ भी नहीं आता है तो बेसिक पे आ जाओ। बेस, दो वर्ड है, ओजवर्धक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ओज एंड वर्धक। ओज का मतलब क्या होता है, सात धातु का सार। वर्धक मतलब वृद्धि, कोई भी चीज को वृद्धि करनी है तो सामान्य वृद्धि कारण, मतलब हमको सामान्य गुण वाला देना है। कैसा सामान्य गुण वाला औषध देना है? ये धातु का सार है, मतलब कोई भी धातु को बढ़ाने के लिए जो द्रव्य देते हैं, वो द्रव्य का सामान्य देना चाहिए। तो धातु जो है वो बल्य द्रव्य, ब्रूमहणीय द्रव्य वगैरह से बढ़ता है। डेफिनेटली ओज भी यही द्रव्यों से बढ़ेगा। घृत ले लो आप, शीर ले लो, और भी ब्रल्य ब्रूहणीय द्रव्य वाले, मतलब जीवनीय द्रव्य ले लो, ये सब ओजवर्धक है।
ओजवर्धक आप विहार देखने जाओ तो ओजवर्धक विहार में जो ओज के निदान दिए हैं, बिभेति दुर्बलो भीषणम ध्यायति, तो उसके ऑपोजिट क्या है? आप सद्वृत पालन करो। जो मानसिक 10 विध पाप है उसको है वो आप धारण कर सकते हो उधर। फिर दूसरा जो है वो क्या है, और क्या बोलते हैं, रसायन पाद में लास्ट जो रसायन आया है ना, सत्यवादीनम अक्रोधम वाला आचार रसायन है, वो सब फॉलो करो। तो ये सब चीज ओज वर्धक है। आपका ओज अच्छा तो आपकी लाइफ, QOI बोलते हैं। QOI मतलब समझते हो? सॉरी, QOL, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी। अभी क्लियर है? पता चला? किन किन को पता चला बताओ, थम्स अप करके। ओज वर्धक क्या होता है, RVR सब डन। हाँ, उपविष्टक, नागोदर और लीन गर्भ है इधर हमारा खत्म होता है। अभी हम जाएंगे वो IUGR पे जाएंगे। IUGR जो है वो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है। ये हमारे सिलेबस में आता है इधर, IUGR, राइट। IUGR ये 2 पॉइंट यही है। देखते हैं क्या है। ये पूरा उसका दे दिया है सिलेबस के वाइज, ये जो है वो CO है उसका। तो पहले उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन इज ए कंडीशन where the fetus fail to achieve his genetically predetermined growth potential। अभी डेफिनेशन है वो हमेशा लर्न बाय हार्ट करती है, और डेफिनेशन ही हमेशा सब लोगों को हार्ड पड़ती है। तो हमेशा थोड़ा सा समझ के करेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। इंट्रा यूटेराइन मतलब, उसका मतलब यूटेरस के अंदर कुछ हो रहा है। हाँ ठीक है, कुछ हो रहा है। अभी कुछ के ऊपर जाना है, कुछ मतलब क्या हो रहा है? तो GR मतलब ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या? कि बनना कि रुकना, बन रहा है वो उसको रुकना कि वो बन रहा है, क्या होता है रेस्ट्रिक्शन का मतलब? बताओ। रुकना। हाँ, तो उधर क्या रुक रहा है? तो ग्रोथ रुक रहा है। ऐसे हमेशा याद करेंगे ना तो सारा डेफिनेशन कभी भी रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़े। IUGR पता है, ठीक है, पता है। आई का मतलब इंट्रा यूटेराइन होता है। इंट्रा मतलब अंदर, यूटेरस के अंदर क्या हो रहा है? रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, हाँ ठीक है। किसका रेस्ट्रिक्शन हो रहा है? तो ग्रोथ का हो रहा है। तो यूटेरस के अंदर कुछ और तो ग्रोथ नहीं होगा, बच्चा ही ग्रोथ होगा, मतलब फीटस ग्रोथ होगा। वो फीटस का ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो रहा है। किसी चीज का रेस्ट्रिक्शन हो रहा है मतलब उधर कुछ ऐसी पैथोलॉजी होगी जो उसका या तो न्यूट्रिशन खा गई होगी, या तो उसका जो ब्लड मिल रहा है उसको कुछ में कुछ डेफिसिट हो गया होगा, उधर कुछ ब्लॉकेज हुआ होगा, उधर कुछ वो स्ट्रक्चर में कुछ पैथोलॉजी हुआ होगा। ये सब उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर है। बेसिकली पता चला ये सारे अगर ऐसे आ जाए, मतलब ये तो हमने किया है, इन्होंने कुछ मस्ती सूझी, इनको कुछ बाहर का पूछा थोड़ा सा, तो भी हम आधा पेज, मतलब जो 5 मार्क्स का भी पूछा तो भी हम आराम से उसके आधे मार्क का बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर हमको कुछ नहीं आता है, अगर हम पूरा ब्लैंक पेज है, कुछ एक शब्द भी नहीं आता है, फुल फॉर्म भी नहीं आता है, तो भी आप लिख सकते हो। पता चला? कम से कम आप ये हेडिंग तो लिख सकते हैं ना, इनके एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं। ये तो सबके कॉमन रहेंगे, इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन में आप सबको पता है, USG करा दो सभी में। सभी में डॉपलर कॉमन ही आएगा। अगर कुछ आपको लगे गायनेक रिलेटेड है तो आप एमनियोटिक फ्लूइड भी मेजर करवा दो। ऐसी सारी ट्रिक हमको पता होनी चाहिए, राइट। तो इधर ओरिजिनली ग्रोथ है वो कैसे पता चलता है? तो आपको फीटल वेट ग्रोथ के पैरामीटर अगर हमने ओमर ब्रूते में पढ़े थे तो क्या होते हैं? एंथ्रोपोमेट्रिकल सब क्लासिफिकेशन में वेट होता है। उनका जो सरकमफेरेंस, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस होता है वो कितना होगा? 10% से बिलो होगा। पता चला? इंट्रायूटेराइन ग्रोथ में फीटल का वेट और उसका एब्डोमिनल सरकमफेरेंस 10% से बिलो है। मतलब हमको एक DDX मतलब हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस कुछ होता है, उसमें हमको IUGR के बारे में सोचना सोचना डेफिनेटली है। ये मैंने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताया, फिर कैसे याद रखना है वो बताया, अभी मैंने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। क्लियर है? आगे बढ़े? स्पीड ज्यादा लग रही है, कम करे या ओके है?
ओके है। ठीक है, ओके, थैंक यू। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हमेशा है ना, तीन कारण ही हो सकते हैं इधर। क्या क्या हो सकते हैं? एक तो मैटरनल मतलब मदर, मैटरनल याद नहीं रहे तो मदर आप लिख सकते हो। दूसरा फीटस के कुछ कारण हो सकते हैं, और तीसरा जो प्लेसेंटा जिसमें फीटस एम्बेडेड है वो हो सकते हैं। मैटरनल कारण में क्या हो सकते हैं? मैटरनल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि उसका शॉर्ट स्टेचर हो और उसका प्रेगनेंसी वेट लो हो। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है। मदर में वास्कुलर डिजीज जैसे कि टेंशन, हाइपरटेंशन, किडनी का डिजीज, हार्ट का डिजीज वगैरह। मेटाबॉलिक डिजीज जैसे कि थायराइड वगैरह है, डायबिटीज है। इन्फेक्शन, टॉर्च। तो ये सब फैक्टर है वो फीटस पे इफेक्ट करेंगे, राइट। अभी फीटल फैक्टर में क्या है कि अगर उधर क्रोमोजोमल एब्नॉर्मालिटी, कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन है, मतलब वो कुछ कार्डियक रिलेटेड वो होल हो जाता है उधर, कुछ किडनी के रिलेटेड जो नेफ्रोपैथी बोलते हैं इनको, अंदर नेफ्रॉन में कुछ तकलीफ है, या तो उनको इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन हो जाता है। ये सारे फीटस के फैक्टर है। उसकी वजह से उसको ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। अभी प्लेसेंटा खुद इनसफिशियंट है, उधर जो फ्लूइड वगैरह है वो ठीक नहीं है। प्लेसेंटा प्रीविया है, उधर इन्फाक्शन हो रहा है। हमेशा इन्फाक्शन जो होता है ना, इसको इन्फाक्शन बोलते हैं, इन्फेक्शन नहीं बोलते। देर इज डिफरेंस बिटवीन दिस इन्फेक्शन एंड दिस इज इन्फाक्शन। फाक्शन है वो, और ये इन्फेक्शन है, ठीक है ना। इन्फाक्शन कब होता है? सबसे पहले बॉडी में इस्चेमिया हो जाए, इस्चेमिया के बाद में हमेशा इन्फाक्शन होता है। इन्फेक्शन जो होता है वो कभी भी, मतलब ये लॉन्ग टाइम आपको ऑक्सीजन का डिप्रीवेशन होता है वाइटल टिश्यू। हमारे जो वाइटल मतलब उधर आपको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए चाहिए। अगर नहीं है, जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, समझो उधर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उधर के जो सेल है वो उधर डेड हो जाते हैं, राइट। उसकी आर्टरी वगैरह में प्रॉब्लम हो जाना, अम्बिलिकल आर्टरी में प्रॉब्लम हो जाना, उसका अम्बिलिकल कोड जो है उधर कोई भी प्रॉब्लम हो जाना। मतलब आपको इधर खाली जस्ट नाम याद रखने, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत डिटेल में थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी वगैरह भी हमको बेसिक पता होना चाहिए। बट ठीक है, इतना लिखेंगे तो भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे आप। एक और बार हम थोड़े से इटियोलॉजिकल फैक्टर पे जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? मैटरनल, फिर फीटल याद रखना है, और प्लेसेंटल लिखना है। मैटरनल में अलग अलग आ सकते हैं। देखो मदर का एक तो पहले आहार विहार जैसे हम लिखते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल के बाद में जो न्यूट्रिशन है वो आहार में आ जाएगा। मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा आप देखेंगे कि कोई विहार रिलेटेड डिजीज वगैरह है। इन्फेक्शन में भी सेम है। कुछ और भी व्यसन वगैरह है वो लेते हैं क्या। फीटस में कुछ प्रॉब्लम है क्या, या क्या फीटस को इन्फेक्शन है, क्या उसकी बॉडी में कुछ मालफॉर्मेशन है, कंजेनाइटल बाय बर्थ प्रेजेंट है क्या, क्या उसकी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स में, डाउन सिंड्रोम है वगैरह कुछ, राइट। अभी इसका क्लासिफिकेशन है कि सिमेट्रिकल आईयूजीआर है या तो एसिमेट्रिकल है। तो अगर सिमेट्रिकल आईयूजीआर होगा तो उधर क्या रहेगा? अर्ली मतलब वो जो है वो 20 वीक के आजू बाजू रहेगा। और ये जो है वो कब रहेगा? ये ऐसे जो भी कभी दो चीज आती है ना, तभी आपको एक प्रोबेबिलिटी हमेशा बनानी है। क्या आ सकता है? आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई दो डिफरेंट चीजें आए तो आपको क्या हो सकता है? कुछ पता है कैसा क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग? ऐसी कभी भी आती है ना, तो आपको डिफरेंस के चांस बहुत होते हैं, ये लोग डिफरेंस पूछ देंगे। चाहे दो दोनों के तीन तीन या दो दो पॉइंट बनते हैं ना, तो भी वो ऐसे क्यू में 5 मार्क्स का डिफरेंस पूछ देंगे, पर पॉइंट 1 मार्क्स। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि भाई स्मॉल फिटस का उसका पूरा बॉडी पार्ट जो है वो टाइनी स्मॉल पूरा रहेगा, क्योंकि वो जो है वो कब होता है? अर्ली इंसन, मतलब वो 20 वीक के पहले जो आपको देखने को मिलता है। उधर मेन कारण क्या रहेंगे? क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटी एंड इन्फेक्शन। और एसिमेट्रिकल जो है वो कब रहेगा? लेट, मतलब 28 वीक के बाद
और उधर जो है वो यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, मतलब यूटेरस और प्लेसेंटा के बीच में जो हमको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन का सप्लाई जो हो रहा है, जो प्लेसेंटल वेसल जो है सारी, जो हम फिटल सर्कुलेशन में पढ़ते हैं, राइट, तो वो ठीक से नहीं हो रहा है, उसकी वजह से ये जो है ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो इसकी वजह से आपको आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन द हेड, एब्डोमिनल एंड फीमर, मतलब इधर मैंने बोला कि बॉडी पार्ट्स है वो थोड़े से कम हो जाएंगे क्योंकि न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, तो बॉडी पार्ट जो है ग्रो कम होएंगे, और इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होगा क्योंकि ये बहुत अर्ली वीक में हो रहा है। एसिमेट्रिकल में क्या हो रहा है, हेड साइज रिलेटिवली प्रिजर्व, मतलब हेड ठीक रहेगा, पर एब्डोमिन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर प्रोग्नोसिस अच्छी रहेगी, इनकी कंपेयर में बेटर, मतलब ठीक होएगा ऐसी बात नहीं है। क्यों इनकी कंपेयर में अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है वो 28 वीक्स, मतलब थोड़ा सा लेट हो रहा है, मतलब थोड़ा सा उसके पहले उसका जो ग्रोथ है वो हो गया है। क्लियर हुआ? फिर आगे जो आता है वो उसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस आता है, मतलब आपको क्या क्या पता चल सकता है, तो मैटरनल को एसेस करेंगे, मदर को एसेस करेंगे, तो क्या है उसका वेट गेन होता है वो स्पेसिफिक प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो या तो क्या है, लेस देन 1 kg पर मंथ है 20 वीक्स के बाद, मतलब आपको IUGR है ऐसा समझना है। फिर आगे जो सारे हमने निदान देखे थे, हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया वगैरह सब देखे थे ना, कि सो गए, प्रेगनेंसी रिलेटेड हाई ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर के अंदर ये सब प्री एक्लेम्सिया वगैरह सब आता है, राइट, वो सब पूरा एज ए सिम्टम। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? प्री एक्लेम्सिया के अंदर परसिस्टेंट हेडेक होता है, और ये गर्भिणी को विजन में भी कुछ प्रॉब्लम आता है, ब्लरीनेस आता है, ये पूरा ग्रुप ऑफ सिम्टम है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, शोल्डर पेन एंड एब्डोमिनल पेन दिखाई देता है। फिर नोजिया एंड वोमिटिंग वो सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी जब होता है तब उसको बहुत ज्यादा मिलता है, और सूजन, यानी कि हम जिसको शोथ बोलते हैं, ये सब उसका सिम्टम, प्री एक्लेम्सिया के सिम्टम में मिलेगा आप सबको, राइट। फीटल मूवमेंट में आपको फ्लीटस की स्लगिश मूवमेंट दिखेगी, राइट। और ये प्री एक्लेम्सिया है ना, वो कॉन्स्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, कॉन्स्टेंटली। फिर इन्वेस्टिगेशन मैंने बताया, USG करवाना है, उसमें क्या मिलेगा आपको, हेड सरकमफेरेंस, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, फीमर लेंथ वगैरह मिलेगा। फीटस का ब्लड, फीटस का क्या किया आपने, ब्लड का नीचे आएगा इधर, सॉरी, उसका आपने वेट किया, तो वेट आपको कितना मिलेगा, लेस देन 10%। मैंने बोला था कि भाई 10 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं सॉरी, 10 परसेंटाइल जो है वो वेट कम आ जाए, तो मतलब आपको DDX में क्या समझना है हमेशा, कि ये हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड का इंडेक्स जो है वो ओलिगो, मतलब कम है, आगे आएगा पूरा, ओलिगो हाइड्रोमनियस एंड पॉलीहाइड्रोमनियस, मतलब उधर जो है वो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, प्लेसेंटा है वो उधर एमनियोटिक फ्लूइड उतना ड्रेन नहीं कर पा रहा है। अम्बेलिकल आर्टरी की डॉपलर में आपको क्या मिलेगा, उधर फ्लो है वो थोड़ा सा आपको रिवर्स्ड फ्लो मिलेगा, राइट। इन्वेस्टिगेशन ब्लड में क्या है, CBC है, यूरिन कराओ, ब्लड प्रेशर देखो, क्योंकि प्री एक्लेम्सिया वगैरह नहीं है, इट इज फॉर दैट, प्री एक्लेम्सिया तो अच्छी इन्फेक्शन है। अभी मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले इनके पास रेस्ट होता है, क्योंकि इडियोपैथी के पेशेंट को बोलेंगे आप रेस्ट करो, तब तक हम थोड़े से देख लेते हैं कोज क्या है, राइट। डेफिनेटली in their shastras, so-called Harrison, Davison, and all other sons, so they don't have so-called nidanas. So they will tell patient to have rest for some times. At the frequent time, they will try to find out the cause, right? So हमको हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए, हमको उसमें एडमिशन क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारे वाले कभी नहीं बोलते हैं कि टेक रेस्ट एंड हैव बैलेंस डाइट, है ना, सोचने जैसी चीज है ना अपने। हाँ। यस, आपने कभी देखा है कि डायरेक्ट आयुर्वेद वालों ने बोल दिया आप आराम करो, कोई नहीं,
मैं कभी भी दोनों पथी की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत सारे लोग आते हैं रोते रोते, एमबीबीएस नहीं मिला है। साइंस का नाम नहीं लेंगे हम, कोई भी साइंस, ये नहीं मिला, मॉडर्न साइंस नहीं मिला। पर सी द ब्यूटी ऑफ मॉडर्न साइंस हियर इन द स्क्रीन। डेफिनेटली दे विल हैविंग, उसके पास सारी ट्रीटमेंट वगैरह सब अच्छी होगी, पर जो मिला है वो सोना है। तो स्मोकिंग वगैरह सब भी, मतलब ये सारे फालतू की चीजें आ जाएगी, निदान परिवर्जन करो। और आचार्य सेज 5000 ईयर्स अगो ये सब करो, निदान परिवर्जन सबसे पहले करो। आचार्य ने कभी रेस्ट ऐसा नहीं बोला है उधर, क्योंकि उन्होंने दे हैव ऑलरेडी मेंशन द निदान, उनके निदान के इतने श्लोक होते हैं। हम सब लोग बोलते हैं आचार्य जी क्या कर रहे हो, इतना निदान का श्लोक तो मत डालो, हमसे नहीं हो रहे बाय हार्ट, है ना। एंड दे हैव जस्ट वन थिंग, इडियोपैथिक, वेरी गुड। Actual cause of this disease is unknown, right? Then also we were telling, oh, this science is very developed, very developed. Such a hypocrisy. अभी आगे देखो, छोड़ो उसको, स्कीप एड। हमको क्या करना है, मॉनिटर करना है, मतलब मेजरमेंट, इधर मेजरमेंट भी इतने जरूरी है। फंडल हाइट देखनी है हमको। फिर उसका जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट आता है, डोपलर टेस्ट आता है, ये सब जो आगे बताए वो सब आप, वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। ये सब चीजें, जैसे कि हमने, अगर आपने कोमार भृत्य का देखा होगा, तो उधर भी क्या है, फिक्स एल्गोरिदम होता है। तो ये भी सारी जो प्रोटोकॉल होती है ना, उसमें फिक्स एल्गोरिदम होता है कि भाई हाँ, आपने हाइपरटेंशन नापा, मेजर किया, बढ़ रहा है, तो आप 30-30 मिनट्स में नापिए, फिर 1 घंटे में नापिए, फिर 2-3 घंटे में नापिए, ऐसे, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या होती है, तो डिपेंड करता है माइल्ड है कि सीवियर है। देखो माइल्ड है तो आप कंजर्वेटिव मेथड करेंगे, कि आप उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे और वीकली डॉपलर वगैरह करेंगे, तो पता चलेगा कि भाई ब्लड फ्लो में क्या है, ब्लड फ्लो में दिक्कत आ रही है। क्योंकि ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगी तो ही दिक्कत आएगी। अभी बताओ, ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगी तो क्यों दिक्कत आएगी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड। सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, अच्छा। घूमता तो है, पर अगर हम किसी के साथ घूमने जाते हैं तो सबसे पहले हमारी चीज प्रायोरिटी क्या होती है, घूमने जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, सबसे पहले खाएंगे ना। कहीं पे घूमने जाएंगे तो खाएंगे। तो ब्लड भी घूमता है तो क्या है, उधर सारे आजू बाजू के टिश्यू को खिलाता है, क्या खिलाता है, न्यूट्रिशन। वो ब्लड में न्यूट्रिशन होता है, तो वो टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम सबको न्यूट्रिशन खिलाता है ब्लड। ब्लड का फंक्शन मेन यही है, राइट। सो कॉल्ड ब्लड को हम क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं क्या। इज ब्लड इज इक्वल टू रक्त, या ब्लड इज इक्विवेलेंट टू रक्त। क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी वाला। आपका क्या विचार है आप लोगों का। इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है, अच्छा। और कोई, थोड़ा एक्टिवली पार्ट लो तो मजा आएगा, थोड़ा सा हमको भी और जानने को मिलेगा भाई, ऐसा होता है क्या। जिन्होंने इक्विवेलेंट बोला है, तो आपके पास कोई ऐसा ठोस रेफरेंस है। ब्लड आपने ही, शायद आपने ही बोला कि ब्लड है वो सर्कुलेट करता है, राइट। तो संहिता या शास्त्र में कोई ऐसा रेफरेंस है कि रक्त है वो पूरे बॉडी में, रक्त पूर्ण शरीर तो धावती, या कोई ऐसा संस्कृत है, ऐसा दिया है क्या, क्या। मतलब ब्लड को जो शोणित वर्ड बोला है ना, तो शोणित, शो, मतलब उसका अगर हम जब उसकी उत्पत्ति देखते हैं, श और उणित, तो जो श वर्ड है वो मेन गति के लिए यूज़ किया है, कि ब्लड हमेशा गति में ही होता है, इसलिए उसका नाम शोणित बोला है उसको, सिनोनिम। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो सुश्रुत संहिता में दिया है। हाँ, सही है। तो वो जो गति है ना, आपने जो बोली, वो गति, जहां तक मैं समझता हूँ ना, तब तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने, जो आचार्य जो है वो एक कंटेक्स्ट के लिए सब देते हैं, राइट। तो वो जो है वो ब्लीडिंग के कंटेक्स्ट में दिया है। मतलब कि वो कोई, क्योंकि सुश्रुत संहिता का ग्रंथ जो है, वो पूरा जो है वो सर्जिकल, सोकल, आज की जो सर्जरी है सारा सर्जिकल है। तो इसीलिए देखो, आपने देखा होगा तो उन्होंने रक्त पे बहुत फोकस किया है। इसीलिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ जाती है, रक्त को दोष माने, धातु माने, राइट। तो रक्त ऐसी चीज है
कि वो बॉडी में बहुत जल्दी बाहर, आपने बोला ना जो बहुत गति है, वो बॉडी के बाहर निकलने के टाइम पे वो जो रेफरेंस सर्जरी में जब रक्त स्राव होता है, तो उन्होंने स्राव के रेफरेंस में वो दिया है। हम बॉडी के पूरे उसमें घूम रहा है ऐसा कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं इसका आपको क्रॉस रेफरेंस देता हूँ। व्याने व्याने नहीं रसधातुर ही विक्षिपोचित कर्मणा युगपत अजस्त्रम सर्वदेहो प्रधावती करके है। व्यान वायु है, ब्लड इज नॉट इक्विवेलेंट टू रक्त। ब्लड को आप रस धातु इक्विवेलेंट जस्ट समझने के लिए समझ सकते हो। जैसे ब्लड का काम है वो सब मेरे ख्याल से रस धातु करता है, और रस धातु में जब रंजन होता है तब रक्त बनता है, राइट। इट्स जस्ट द कलर डिफरेंस। रस और रक्त में खाली एक रंजक पित्त का डिफरेंस है, इसलिए थोड़ी उष्णता वगैरह सब डिफरेंस है, राइट। ये देखो नरिशमेंट का काम करता है रस धातु पूरे में। इनको कौन पूरे बॉडी में ले जाता है? व्यान वायु ले जाता है। ये व्यान वायु के फंक्शन में अपने फर्स्ट ईयर में व्हाट इज द रोल ऑफ व्यान वायु इन सर्कुलेशन, ऐसा अगर इंग्लिश में पढ़ते हो तो, मराठी में पढ़ते हो तो मराठी में, गुजराती में अलग अलग ऐसा क्वेश्चन आया होगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने जो बताया वो सही है, पर आपका वो जो रेफरेंस मेरे को ऐसा लगा, ठीक है, क्लियर। ये मैंने मेरी हाँ ओर से रेफरेंस दिया है। कुछ भी और भी किसी को कुछ नया पता है, इधर नहीं बताना, तो आप व्हाट्सएप में या ग्रुप में कहीं पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा टॉपिक था डिस्कशन के लिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी मैनेजमेंट है वो कंजर्वेटिव वगैरह करेंगे कि भाई उधर क्या चीज बड़ी है। सर, मतलब कि ब्लड और रक्त जो आपने क्वेश्चन किया था वो इक्विवेलेंट है या फिर वही चीज़ है, मतलब उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है ऐसा? प्रायरली ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे डायरेक्टली रक्त के। वैसे तो रस रक्त और ब्लड कभी भी मैं तो मानता ही नहीं हूँ, पर हम लोग क्या है, वी आर सो सोफिस्टिकेटेड पर्सन दैट वी हैड डन द पीसीबी और पीसीएमबी। तो डायरेक्ट रक्त रस बोलेंगे तो हमारे दिमाग को डाइजेस्ट नहीं होगा। तो पहले धीरे धीरे हमको भी पा देना पथ्य करके, पहले थोड़ा सा ब्लड है वो थोड़ा सा ऐसे समझेंगे कि उनका और रस का थोड़ा सा सिमिलर होता है, बहुत नेग्लिजिबल। इधर कैसे बताया कि परसेंट भी नहीं, 10 परसेंटाइल। मैं भी सेम बोलता हूँ, 10 परसेंटाइल जितना ये दोनों सेम होंगे। कभी भी ब्लड और रक्त है वो मैं नहीं मानता हूँ सिमिलर है। नॉट इक्विवेलेंट ऑल्सो। इक्विवेलेंट आपको मानना है तो आप रस से मान सकते हैं, बट नॉट विथ रक्त। नो, we have some reference that it can show that it is similar to that of some, we can call that rus, right। अगर सर, इसको आपने जो श्लोक बताया वो मतलब उसका रेफरेंस क्या है? चरक संहिता में जिधर धातु पोषण न्याय सारे आते हैं ना, एक बारी हाँ, ग्रहणी सारे। ग्रहणी में भी देख लेना, और चरक सूत्र स्थान 28 है, ठीक है। ओके। या तो फिर आप एक बारी क्लास के बाद ग्रुप में याद दिला देना, मैं आई विल सेंड देयर अगेन, मैं भूल नहीं गया तो। है उसका रेफरेंस है। या तो क्रिया शारीर की आप बुक खोलेंगे ना, ये सब कोई ढूंढने का टाइम नहीं बिगाड़ना है। क्रिया शारीर की बुक में जो धातु पोषण न्याय आता है ना, उसमें सबसे पहले, हाँ। और सभी कॉलेज में इधर सब लोग होंगे मानेंगे भी, सभी कॉलेज में क्रिया शारीर की मैम वो श्लोक सभी को रटने देती है, सभी को, इरिस्पेक्ट टू एनी कॉलेज, ठीक है। इसीलिए मेरे को याद है, वरना मेरे को भी नहीं याद होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जो मोड ऑफ डिलीवरी और टाइमिंग पे ऊपर डिपेंड करता है, राइट, कि फीटस की कंडीशन अच्छी है, प्रीटर्म है, पोस्टर्म है, क्या है, राइट। और दूसरा जो इधर मैनेजमेंट में क्या है, पोस्ट नेटल केयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोनेटल केयर हमने सब ने बहुत अच्छे से कोमार भृत्य में जो लोग आते थे उन्होंने पढ़ा। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोथर्मिया, या तो कोई बर्थ, ये जो आरबीसी का कुछ होता है उसमें बर्थ के टाइम पे एक्लम्शन होता है, कम हो जाता है, एनीमिया, इसको पॉलीसाइथेमिया वगैरह, वो पूरा जो है वो ब्लड डिसऑर्डर सारे जो होता है ब्लड रिलेटेड, उसमें भी मेन आरबीसी रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसमें ये सब पॉलीसाइथेमिया वगैरह आता है। तो ये सब अगर केयर नहीं किया तो ये सब है वो आप उसके लिए क्या हो सकते हैं, प्रोन हो सकते हो, मतलब ये सब आपको पहले हो सकते हैं। ये समरी टेबल डालने का यही है कि कुछ ना पढ़ो तो लास्ट में ये समरी जो है ना, ये पॉइंट्स आने चाहिए आपके आंसर पे। ये जो बनाया है या बनवाया है, तो इसका मेन जो काम है ना, ये क्या है, आपको समरी दे, लास्ट में पता चले, ये दो तीन बुक को कंबाइन करके
ठीक है, बनाया चैट जीपीटी में से, ये आपको भी मेरे से पहले पता चल गया हो, कोई नहीं। पर ये जो है वो जो गायनेक की 2-3 बुक होती है, वो बुक का रेफरेंस देके फिर ये बनाने का मेन कारण क्या है कि गायनेक की बुक आप पढ़ने जाओगे, उसकी लैंग्वेज ऐसी दी गई है ना कि कोई जो इंटरनेशनल बोर्ड में भी पढ़ा हुआ हो ना, उसको भी डिक्शनरी देखने की जरूरत आ जाए। तो इसीलिए हमने जो ये सब लैंग्वेज है वो बहुत, मतलब कह सकते हैं बहुत कम लेवल वाली इंग्लिश है। तो वी हैड कंबाइंड द 2 to 3 बुक्स गायनेक, इंडियन और फॉरेन ऑथर की 2-3 बुक है, जिन किसी को पढ़ना है तो बताना। तो उनको हमने ये हमारे EIG को टास्क दिया था कि भाई ये 3 को मर्ज करके हमको बता देना। तो उन्होंने मर्ज करके हमको जो जो सारे चीज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो दिया, फिर हमने चेक करके बताया, राइट। आगे अभी जो है प्रसूति तंत्र में ये जो टॉपिक है उसमें हमने IUGR ये वाला देख लिया, ये दोनों जगह पे रिपीट होता है ये वाला। अभी जो हम जाएंगे वो ओलिगोहाइड्रोमनियस और पॉलीहाइड्रोमनियस में जाएंगे, ये दोनों। ये हो गया उपविष्टक वाला, ये हो गया। ये जब मक्कल और जरायुज दोष है, जब प्लेसेंटा करेंगे तब डेफिनेटली आएगा, तो हम वो उधर ही करेंगे, राइट। इसीलिए इधर नहीं करवाया। ये डिजायर टू नो है तो ये हम सुपरफिशियली देखेंगे, इनका हमने अच्छे से नोट्स हमारे पास पढ़ा है, इधर यही है, राइट। ओलिगोहाइड्रोमनियस और पॉलीहाइड्रोमनियस पे जाएंगे हम अभी। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन इटियोलॉजी, क्लिनिकल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियस। ओलिगोहाइड्रोमनियस का मतलब क्या होता है? ओली देखो, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, हमेशा तोड़ तोड़ के सीखिए, वेरी इजी। ओलिगो का मतलब हमेशा क्या होता है? डिक्रीज। हाइड्रोस का मतलब है ना कुछ फ्लूइड होता है उधर, हाइड्रोस का मतलब। और एमनियोस का मतलब, इधर एमनियो इज ए शॉर्ट फॉर्म, एमनियोस का मतलब होता है एमनियोटिक। अभी 3 को मर्ज करो, ओलिगोस मतलब लेस और डिक्रीज, हाइड्रोस मतलब कोई भी फ्लूइड, या तो कोई भी फ्लूइड भी बोल सकते हो, या तो जो द्रव गुण वाला लिक्विड है। एमनियोस का मतलब एमनियोट, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो क्या हो गया है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, फ्लूइड का वॉल्यूम ही डिक्रीज होता है, लेंथ कभी डिक्रीज नहीं होता है, तो ऐसी पागल जैसी बात हम नहीं करेंगे, राइट। क्लियर हुआ इसका डेफिनेशन? कुछ रट्टा मारने की चीज है? हाँ है, तो क्या है इसके नंबर से कि भाई जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो कितना हो जाता है, तो भाई लेस देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जितना हो जाता है, राइट। ये मैंने जानबूझ के रखा है फिजियोलॉजिकल रिकेप। क्यों फिजियोलॉजिकल रिकेप? हमको पता होना चाहिए कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका हमारे बॉडी में फंक्शन क्या होता है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो ये जो फिजियोलॉजी की बुक है उसमें से निकाल के मैंने बोला था, इधर इनको कमांड दिया था कि भाई इधर डाल दे, इन्होंने डाला है। क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड जो है मेनली फॉर्म फ्रॉम ए फीटल यूरिन आफ्टर 20 वीक्स, वो 20 वीक के बाद में बनता है, राइट। अभी देखो, ये इतना खाली फिजियोलॉजी आपको पता होगा ना, तो हमने जो IUGR जो पहले पढ़ा था ना, कि जो अर्ली था, इधर से हमको पता चलना चाहिए कि इधर प्लेसेंटा का या एमनियोटिक फ्लूइड का अर्ली में कुछ रोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो बन ही 20 वीक के बाद में रहा है, तो 20 वीक के पहले कोई डिसऑर्डर होगा उसमें तो उसका कोई रोल ही नहीं होगा। एक बहुत अच्छे सर है ना, ऐसा बोलता है कि भाई सर, किसी को बहुत अच्छा वैद्य बनना है ना, तो उनको बहुत अच्छा डिटेक्टिव बनना है, या तो बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेटिव बनना है, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आपको CID ऑफिसर जैसे कि ACP प्रद्युमन आप देखते होंगे, तो वो क्या बोलते हैं, दया इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो सेम आपको ऐसा दिखना चाहिए। मेरे को क्यों देखा कि भाई बोला है आफ्टर 20 वीक्स, तो फिर आपके दिमाग में डायरेक्ट होना चाहिए कि 20 वीक्स के आजू बाजू क्या कुछ होता है। हाँ, तो आपको पता चला कि भाई वो अर्ली जो था वो IUGR वो 20 वीक के अराउंड होता था, तो उसमें क्या प्लेसेंटा का कोई रोल था? डेफिनेटली नहीं होगा। इससे आप किधर बच जाओगे? किसी को PG का शौक होगा, उसको एसर्शन रीजन में से क्वेश्चन आ जाएंगे, आराम से आपका तो माइंड ही इन्वेस्टिगेटिव है, आराम से कर दोगे, हाँ ठीक है भाई ये तो पता है। क्लियर हुआ? अभी इसका रोल देखो क्या क्या रोल है। फीटस के ग्रोथ में रोल है, फीटस की मूवमेंट में है, लंग के डेवलपमेंट में है, और फोर्ड
अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कुशनिंग मतलब सॉफ्टनेस वगैरह सब देते हैं। इसकी इटियोलॉजी क्या है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं भाई इसमें? तो सभी में क्या है, 3 कॉमन रीजन है। फीटल का रीजन क्या हो सकता है कि फीटल में कोई भी मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है उसके बॉडी में, उसमें कोई भी दिक्कत हो जाना, कि भाई रीनल एजेनेसिस, किडनी में कोई भी स्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हुआ, या तो पॉलीसिस्टिक उधर जो है सिस्ट हो गया है, ट्राइजोमी हो गया है, या तो आईयूजीआर भी हो गया है, ठीक है, ड्यू टू प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। उसकी वजह से क्या होगा, रीनल परफ्यूजन ठीक से नहीं होगा, और उसकी वजह से यूरिन आउटपुट ठीक से नहीं आएगा। और ये जो है वो किसकी वजह से होता था, इट इज फॉर्म फ्रॉम द फीटल यूरिन। यूरिन ठीक से नहीं आ रहा है तो आपको एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या है, कहाँ गया, ये दिख रहा है, रिलेट। डिक्रीज। हाँ वेरी गुड, पता चला। ट्राई करो, इधर के इधर सब रट्टा मार के ही जाओ, रट्टा इतनी की कोई चीज ही नहीं है। फिर घर पे जाके आप क्लिनिक पे जाओ, आप पीजी का करते हो तो पीजी का करो सब। इधर मेरे को 1 घंटा 1.5 घंटा जो होता है वो दो, बाकी कुछ घर पे बहुत ज्यादा करने की आपको ये सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्राई करना। फिर दूसरा जो है मैटरनल कोर्स है। 1-2 कोर्स हमने फिटनेस के रख दिए, 3-4 रख दिए, बहुत ज्यादा नहीं याद रखेंगे। मैटरनल के जो हमने सब पहले देखे थे ना, वही हाइपरटेंशन की वजह से प्री एक्लेम्स या परसिस्टेंट हाइपरटेंशन रहेगा। फिर वो जो है वो पूरा क्या है गए, पूरा जनरलाइज सिस्टम में जाएगा, तो सिस्टमिक सारी चीजें बताएगा। आंख में ब्लरनेस आएगी, फिर विजन में ब्लरनेस मतलब वही इडिमा हो जाएगा, फिर चक्कर आएगा, नोजिया वोमिटिंग वगैरह सब आएगा, डिहाइड्रेशन रहेगा, डायबिटीज विथ वास्कुलोपैथी, मतलब इधर क्या है, न्यूरोपैथी है। एसी इनिबिटर, एसी इनिबिटर, एक ड्रग का नाम बताएंगे एसी इनिबिटर कोई? हम्म, नाम सुना है एसी इनिबिटर? ड्रॉप। क्या? आवाज नहीं आया। इनके पीछे एक सफिक्स लगता है क्या? प्रिल। कैप्टोरप्रिल, एनारप्रिल, लिजिनोरप्रिल, पेरिनोरप्रिल, क्विनाप्रिल। कैप्टोप्रिल को कैप्टोन बोलते हैं, एनाप्रिल को वेसोक्सेक बोलते हैं। पता है क्या? कभी कभी अभी रविवार को थोड़ा सा फार्मेकोलॉजी का भी लेक्चर लेना पड़ेगा, ऐसा है क्या? एसी ही मतलब क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो, शायद मेरे ख्याल से लंग्स में प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करती है। ये रासलीला जो होती है किडनी में, खाली बाहर ही नहीं होती है, किडनी भी रासलीला करती है। उसकी वजह से आरबीसी, ब्लड प्रेशर, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, वासो डायलेशन सब मेंटेन होता है, वो सब इसमें रहेगा। ये सब नाटक ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत सारे मेजर से होता है, इसीलिए हम डायूरेटिक्स भी देते हैं ना कभी कभी ब्लड प्रेशर के लिए, वो पूरा उसका प्रोटोकॉल होता है कि भाई पहले आप बीटा ब्लॉकर दो, अल्फा ब्लॉकर कभी कभी देते हैं, कैल्शियम ब्लॉकर देते हैं, फिर लास्ट में डायूरेटिक्स जैसे कि लेसिक्स वगैरह देते हैं, प्रोपेनोलॉल, मेटाप्रोलोल, ये सारे फार्मेक है। थोड़ा सा हमारा है ना, सब बोलते हैं ना दुखती नस, आयुर्वेद वालों की दुखती नस फार्मेक होती है, राइट, माइक्रो एंड फार्मेक। थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए हमको, नहीं है तो बताना, कभी कभी संडे संडे को थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, राइट। हाँ सर। हाँ बोलो क्या सीखना है फार्मेक? हाँ। ठीक है, ओके। एसी इनिबिटर पता चला। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऐसे बॉडी के केमिकल होते हैं कि जो पेन होता है, बॉडी में कोई भी पेन होता है, पेन होता है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिग्नल की वजह से होता है। उसको ये सब क्या करते हैं, इनहिबिटर, हमको पता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी। तो ये जो एनएसएआईडीज है उसका एक ही पाथवे है, ये क्या करेंगे दोनों, ऐसा, कोक्स 1, कोक्स 2। कोक्स का मतलब साइक्लोऑक्सीजनेस 1, साइक्लोऑक्सीजनेस 2, ये दोनों काम करते हैं। एक जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे काम करता है, एक दूसरा है वो टेम्परेचर पे काम करता है, इसीलिए एनएसआईडी है, एस्पिरिन वगैरह, ये सब किस पे,
क्या बोलते हैं, आपका ज्वर जो बोलते हो, फीवर, फीवर पे काम करते हैं। एक जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एक दूसरा है टेम्परेचर पे काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, ये सारे एसिटिक एसिड है, सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव सारे रहेंगे ना, डाइक्लोफेनिक, एसिकोफ्लेनिक, एस्पिरिन वगैरह सब, राइट। तो ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को भी कम करेगा, साथ में स्वेलिंग को भी कम करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी प्लस एंटी पायरेटिक। क्लियर? फार्मेक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सब ऊपर से जा रहा है? ठीक है, चलो डिटेल में बता दिया। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्लेसेंटल कोर्स में क्या है, यूटेरो प्लेसेंटाइल इनसफिशियंसी है। मैंने बोला कि उधर जो ब्लड पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस पे आपको हिस्ट्री क्या क्या पता होनी चाहिए, कि फीटल मूवमेंट है वो पहले से ही बहुत कम रही होगी, वेजाइना से कोई भी फ्लूइड है वो लीक हो रहा है, और पास्ट में हाइपरटेंशन की कंप्लेन उसको रिपीटेडली आ रही है। एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि यूटेरस है वो स्मॉल हो जाएगा, फंडल लेंथ है वो भी स्मॉल रहेगी, और फ्लूइड थ्रिल है वो भी एब्सेंट रहेगा। इन्वेस्टिगेशन में सोनोग्राफी करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जितना होना चाहिए। फीटल के ग्रोथ पैरामीटर देखो, ताकि आपको जो रूल आउट करना है आईयूजीआर वगैरह। डॉपलर स्टडी में मेन स्पेसिफिक अम्बिलिकल आर्टरी है वो देखिए। मैटरनल टेस्ट मतलब मदर में आप क्या देख सकते हैं, यूरिन देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर देखेंगे, बाकी सब सेम। फीटल सर्वेलेंस में उसका कोई भी स्ट्रेस टेस्ट वगैरह सब करते हैं। अभी कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, कोड कंप्रेस हो जाएगा बोलते हैं ना, अम्बिलिकल कोड घूम गया फीटस के गले के आजू बाजू, उसकी वजह से उसको एक्सपेक्शिया वगैरह सब हो जाता है। मैनेजमेंट में सबसे पहले ओरल और फ्लूइड सब दे देंगे, क्योंकि उसके पास फ्लूइड नहीं है, मैटरनल रेस्ट है ना। अभी कहाँ जहाँ पे रेस्ट आएगा तो देख के हंसना मत। और कंडीशन जैसे कि हाइपरटेंशन डायबिटीज वगैरह है उसको मैनेज करेंगे बाय, उसमें सिम्टम क्या मिलते हैं उसके अनुसार आप मेडिकेशन देंगे। ये स्पेसिफिक मैनेजमेंट दे रहे हैं कि भाई 34 वीक से लेस है तो आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, और फीटल मॉनिटर को मॉनिटरिंग मतलब उनके वाइटल आदि देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा, राइट। 34 से 37 वीक है तो आप 40 को स्टीरॉइड देखो। अभी आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, स्टीरॉइड ही क्यों काम करते हैं, स्टीरॉइड गुंडे है क्या बॉडी के, दे आर द विलन्स, दे आर डॉन्स, दे आर गॉड। वो क्यों ये इतना इफेक्टिव काम करते हैं? मेरे लेक्चर में आते हैं उनको पता है, मैं बहुत बार बताया हूँ। पता है किसी को, रेगुलर पर्सन जो रोज आते हैं, देखते हैं रोज, स्टीरॉइड्स क्या होता है स्टीरॉइड में ऐसा कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं? दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं। और हमारे बॉडी में जो सारी सेल और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, फोस्फोलिपिड से। तो एज इट इज लिपिड, सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, मतलब कहीं पे भी आ सकते जा सकते हैं। हमारे चाचा विधायक है वो बोलेंगे स्टीरॉइड, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी जाएंगे कहीं पे भी आएंगे। इसका मतलब क्या है, कि हमको कोई भी मेडिसिन पहुंचानी है तो इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। वरना कोई ऐसे बहुत हार्ट डिजीज होंगे उसमें वो मेडिसिन उधर जाएगी ही नहीं, एब्जॉर्प्शन की बात फिर आएगी। इधर एब्जॉर्ब भी इजी हो जाएंगे, आएंगे जाएंगे, क्योंकि उनका दोनों का जो गुण धर्म या कुछ भी आप बोलो वो सब सेम है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। हाँ। ये आप लोग वाइवा से डरते हो, मतलब हम सब लोग, आप लोग नहीं, हम सब लोग वाइवा से डरते हैं ना। ओरिजिनल वाइवा कब होता है पता है? जब हमारे सामने हमारे फैकल्टी जैसा पेशेंट आ गया ना। इतने सवाल पूछेंगे ना, इतने सवाल पूछेंगे ना। डॉक्टर साहब आप बोलते हो स्टीरॉइड नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है मानते हैं, स्टीरॉइड में से क्या होता है नहीं लेना है। हम तब सोचेंगे साले फैकल्टी ने भी कभी ऐसा तो क्वेश्चन नहीं किया है, ये लोग कर रहे हैं। अभी इसके सामने फोन लेके देखेंगे तो भी ये दूसरी बार आएंगे नहीं तो ये लास्ट आखिरी बार आएंगे। तो फिर वो जो सिचुएशन होती है ना वो सेम वाइवा को याद दिला देती है, ऐसी सिचुएशन होती है, राइट। तो इसके लिए हमको थोड़े ऐसे आंसर के लिए तैयार होने चाहिए।
चाहे वो थोड़े से सूडो ट्रूथ हो, पर सामने वाले को गले के नीचे पहुंच जाना चाहिए। जैसे सीरा खाते हैं, वो कैसे पूरा अंदर सोलो हो जाता है इसोफेगस में, तो हमारा आंसर भी सोलो हो जाएगा। तो दूसरी बार चाहे आप उसको पूरी गलत मेडिसिन दो, कंटेम्प्ररी साइंस में यही होता है, सब लोग स्टीरोइड ही देते हैं, तो भी लोग आते हैं उनके पास और लाखों कमाते हैं वो लोग महीने में, जिनके पास कुछ डिग्री भी नहीं होती। सो दीज आर द सम एथिकल। केसी में जो पॉइंट 2 की नोट के लिए सब लोग घूम रहे थे ना इधर इधर, एथिक्स क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मोरल ड्यूटी, ये सब, ये पॉइंट है ये जो क्लास के बीच में आप सब लोग, और मेरे को कभी कभी लगता है ये एडवर्टाइज है, ये सब यही उसमें लिखने के हैं, ये सब पॉइंट्स मार्क्स मिलते हैं उसके। बहुत सारे लोगों को टर्म टेस्ट में ये पूछा गया था आंसर 5 मार्क्स में, कि भाई ये क्या चाहिए, तो ये सब लिखना है कि भाई हाँ, पेशेंट के सामने आंसर देना है तो ऐसे भी दे सकते हैं। जो है वो हम बताएंगे पहले कि भाई ये नहीं, ये स्टीरॉइड से आप इसको नहीं ले सकते, पहले दूसरी और कोई इंटरवेंशन हो सकती है तो वो करेंगे, राइट। अभी डिलीवरी का मोड है तो या तो वो लेबर या तो सीजरियन सेक्शन है। सीजरियन में कभी भी फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, तो उसकी वजह से अगर उसका सर्विक्स अनफेवरेबल है तो आप उस टाइम पे नहीं ले सकते, वरना आपको IUGR मतलब उधर जो ग्रोथ रिडक्शन हो सकता है, राइट। समरी मैंने इसीलिए रखी, ये सब नहीं देखे तो भी समरी देखो तो हो जाएगा। आप डेफिनेशन देख सकते हो, उसका कोज, ये सब लास्ट में एक बार पढ़ेंगे ना समरी, तो आपका मस्त रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है। क्या होता है लो एमनियोटिक फ्लूइड लेवल, इधर देखो एमनियोटिक फ्लूइड पूरा लो है। एमनियोटिक फ्लूइड का मैंने जो बोला वही सेम है, ए रेशियो दिया है, इसीलिए 4% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो इनसे डायग्नोस होती है। क्योंकि देखो फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड में ही सारा न्यूट्रिशन है। फ्लूइड नहीं है तो बॉडी में क्या नहीं रहेगा, न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, न्यूट्रिशन नहीं रहता ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हार्ट एंड ब्रेन है वो ठीक से डेवलप नहीं रहेंगे, इसीलिए उसका ग्रोथ भी क्या है, ठीक से नहीं होगा। तो अगर बेबी ऐसा जन्म भी गया तो उसको सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, और अगर उसकी डेथ होती है तो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन की वजह से। उसमें भी उसका मेन कॉज क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोएमनियस। समटाइम पॉलीहाइड्रोएमनियस होगा तो क्या है वो, सफोकेशन की वजह से मर सकता है। क्लियर हुआ बेसिकली मैंने जो समझाया वो ओलिगोहाइड्रोएमनियस। तो आगे बढ़ते हैं। यस, स्पीड बढ़ रही है क्या, वंदे भारत हो रही है। पोली ले लेते हैं, दूसरे टॉपिक भी थे पर पोली ये कल लेना नहीं था, इसीलिए ये दूसरी PPT में आ गए। पॉलीहाइड्रोएमनियोस, इधर आप ही बताओ, चलो मैं वर्ड अलग अलग कर देता हूँ, दोनों का मतलब बताना। रेडी रहना, मैं लिख लूँ बाद में बताना है आप लोगों को। पोली मतलब ज़्यादा, एक्सेसिव। क्या, आवाज कट रहा है, पोली मतलब बढ़ जाना, हाइड्रो मतलब कोई भी फ्लूइड, इधर मोर स्पेसिफिक एमनियोस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड। इधर आपका एमनियोटिक फ्लूइड उसकी कॉन्ट्रास्ट में कैसा रहेगा, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, क्योंकि अगर बढ़ रहा है तो वो क्या है, उधर जमा होगा, इसीलिए वर्ड क्या यूज हुआ, एक्यूमुलेशन। उधर एक्यूमुलेशन लिखेंगे आप, अगर आपके पास कुछ, नहीं। हाँ आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप एक्यूमुलेशन क्या ही लिखोगे। तो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, उधर जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स था वो कितना था, 5 से 6। लेस देन इक्वल टू 5। इधर कितना है, लेस देन 24 या 5 to 24, नॉर्मल इतना होना चाहिए, ये क्या है ग्रेटर देन 24 है, राइट। पता चला। अभी इसके टाइप क्या है, एक्यूट है और एक क्रोनिक है। एक्यूट जो है, एक्यूट का मतलब ही क्या होता है, देखो हमेशा इससे रिलेट आपको करना है ना, आपको शोथ में पता चलेगा, इसमें लिखा है आयुर्वेद में, कभी कभी थोड़ा सा कोरिलेट समझने के लिए आप कर सकते हो। ऐसा लिखा है, शोथ चैप्टर पढ़ना, रेफरेंस चरक सूत्रस्थान 18वां।
त्रिशोथी अध्याय। ये चैप्टर है ना, बहुत कुछ आपको सिखाता है जिंदगी में। ये चैप्टर पढ़ोगे तो जिंदगी में शोध कम आएंगे, है ना। फिजिकल शोध होते हैं ये, मेंटल शोध कम आएंगे। एक्यूट मतलब हमेशा क्षिप्र, और एक्यूट सिटी कहीं पे भी होती है ना, तो प्रायः इधर थोड़ा सा वात और पित्त बढ़े हुए रहते हैं, और इधर जो है वात और कफ बढ़े हुए रहते हैं। ऐसा मेरा मानना है, पूरा टोटली गलत भी हो सकता है। आप देखना, आप अपनी युक्ति भी यूज करना। मैंने अपनी युक्ति यूज करके मेरे को जो लगा है वो किया है। गलत है तो ठीक है, आप बताना, मैं एक्सेप्ट करूंगा, हाँ भाई ऐसा भी होता है, मेरे को नया सीखने को मिलेगा। एनी टाइम एनी ओपिनियन इज वेलकम। क्षिप्र मतलब कहीं पे भी थोड़ी सी गति भी है, और उधर पाक वगैरह सब अच्छा हो रहा है, मतलब उधर कहीं पे भी पित्त और वात रहेगा। चीरकालीन ये जो है स्पेशली मंद गुण, मंद आदि गुण की वजह से चीरकालीन रहेगा, राइट। तो ये जो रैपिडली ग्रोथ हो रहा है, मतलब आपको अर्ली प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, ये कैसा रहेगा, थोड़ा सा सीवियर रहेगा, क्योंकि उसकी ये जो है ना वो विसर्पवत, इनकी आपको चिकित्सा लाइन ऑफ करनी है ना, तो आप विसर्पवत कर सकते हैं। इनकी ये सारी प्रमेय आदि रोग है ना, इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसी रहती है, मतलब इधर आप लॉन्ग टाइम शोधन 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 नहीं दे सकते। पहले थोड़ा सा आप संशोधन दे देंगे, फिर आप थोड़ा सा समन औषधि देंगे, फिर आप दूसरी बार अगर राउंड ऑफ द शोधन करना है तो कर सकते हैं, राइट। इसमें आप मृदु स्नेह युक्त शोधन दे सकते हैं विसर्प वाले में। पता चला, थोड़ा सा मैंने रिलेट करने की ट्राई की, क्योंकि आपको थोड़ा सा आयुर्वेद में इंटरेस्ट है, आपको थोड़ा थोड़ा दोष के ऊपर पता चले कि भाई हाँ ऐसे दोष होते हैं, ठीक है। रिलेट करना गलत ही बात है, मैं मानता हूँ, पर समझ में आए। क्रोनिक है वो कैसे होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में डेवलप होता है। ये माइल्ड रहता है और बेटर टॉलरेटेबल है, क्योंकि इधर टॉलरेशन का मतलब उधर कोई भी टाइप की सेंसेशन होती है। डेफिनेटली सेंसेशन आर नॉट मोर प्रेजेंट इन कफ, ये लोग मानते हैं। इसीलिए कफ की कोई भी डिजीज पड़ी होगी उसमें रुजा है या वेदना है, कैसी लिखेंगे ये लोग, मंद रुजा, मंद वेदना। इसकी इटियोलॉजी देखते हैं, सेम रहेगी, कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। डायबिटीज है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई है, RH इनकम्पेटिबिलिटी है, प्री एक्लेम्शिया, मैंने जो सारे सिम्टम बोले थे, फीटस में भी सेम कंजेनेटल एबनॉर्मालिटी, कुछ भी ट्राइजोमी वगैरह है, क्लेफ्ट लिप पैलेट वगैरह है, ये सब जितने आपको याद रहे वो। प्लेसेंटा में कोरियो एंजियोमा, एंजियोमा मतलब उधर नई नई आर्टरीज न्यूट्रिशन के लिए डेवलप्ड होती है। उधर कोरियोनिक विलाई या कोरियोनिक आर्टरी सब होती है ना, उधर एंजियोमा मतलब ये जो एंजियोजेनेसिस उसका ग्रोथ होना, बढ़ना, मतलब आर्टरी बढ़ेगी तो उधर सर्कुलेशन बढ़ेगा। जैसे आपने होगा सोचा आजकल, सुना होगा, ब्लॉकेज बहुत बढ़ रही है। ब्लॉकेज क्या है, अगर कोई भी ब्लॉकेज हो जाएगा तो बॉडी हमारा जो है ना वो नेचुरली पहले प्रिवेंट करने की ट्राई करेगा। वो दूसरी बार दूसरी कैपिलरी नेचुरल जो बाईपास है वो कैसे करेगा, अगर सीधा जा रहा था इधर ब्लॉकेज है, स्रोतोरोध हो गया, वो बॉडी बाजू में से उसकी कैपिलरी निकालेगी, कैपिलरी निकालेगी, कैपिलरी निकालेगी। इसको न, तो ये जो है इसकी वजह से इधर ब्लड फ्लो बढ़ गया। बाईपास में ये लोग क्या करते हैं, ये आर्टिफिशियली कर देते हैं। कोई भी दूसरी, मतलब लेग की या क्या बोलते हैं अपर लिम्ब की आर्टरी इधर ग्राफ्ट कर देते, ग्राफ्ट यूज करेंगे, क्योंकि इधर फिक्स, इधर और से काट के इधर फिक्स कर रहे हैं, तो ग्राफ्ट वर्ड यूज करेंगे, राइट। इडियोपैथिक ये हंसी आनी चाहिए, ये और रेस्ट सुनो तो। 50 और 60% केस, ये तो इधर लिखे ओरिजिनली, तो इनको भी नहीं पता है, नो डेफाइनेट कोज, उनको भी कोज नहीं पता है। और इनका कोश आप देखो, उपविष्टक नागोदर, आपने सबने देखा है ना, आचार्य कितनी लाइन का श्लोक लिखते हैं, ये ऐसी बुक है इसमें इतनी लाइन का हुआ, आगे का देखोगे तो कितना कितना लाइन था। तो ये सब कोश ही है उसके, निदान सह संप्राप्ति, राइट। डेवलप्ड साइंस एंड अवर अंडर डेवलपिंग साइंस। पैथोफिजियोलॉजी, क्या होता है भाई उन, एमनियोटिक फ्लूइड का बैलेंस बिगड़ जाता है प्रोडक्शन और रिमूवल में। प्रोडक्शन इतना बढ़ जाता है और रिमूवल इतना ही होता है। तो जो आपको बिफोर और आफ्टर, ये जो किडनी का डिसऑर्डर होता है तब जो बिफोर यूरिन और आफ्टर जो होता है ना, वो बिफोर में बहुत ज्यादा रहता है, आफ्टर में कम हो गया है थोड़ा सा। तो ये जो है वो आपको सही होना चाहिए, LHS = RHS नहीं मिलता है, सो इधर प्रॉब्लम आएगा। फीटस क्या हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा, और ये जो है वो वेस्ट को एब्जॉर्ब कर देगा। इसकी वजह से उसको ब्रीथलेसनेस भी हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है,
उसका पेट फूल जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, उसकी पोजीशन है वो पूरी आड़ी टेढ़ी हो सकती है, उसकी मूवमेंट जो है वो स्लगिश हो सकता है क्योंकि वो फ्लूइड में डूब गया है। फंडल लेंथ आपको ज्यादा मिलेगी, शाइनिंग एल्बो मिलेगा फ्लूइड की वजह से, स्ट्राया है वो थोड़ी सी शाइनिंग हो जाएगी, पाल्पेशन कम हो जाएगा क्योंकि उधर जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, फ्लूइड फील बहुत ज्यादा, जैसे कि आपको एसाइटिस के पेशेंट को आप माइल्ड मॉडरेट या उससे ज्यादा है तो इसमें आपको फ्लूइड थ्रिल मिलता है, ऐसा फ्लूइड थ्रिल मिलेंगे। फ्लैंक थोड़े से बल्ज हो जाएंगे, पार्श्व यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाएगा, राइट। पता कैसे चलेगा भाई, यूएसजी कराओ, एएफआई उधर जो था वो सेम ऐसा सेम करना है, आपको इधर ग्रेटर देन 24 सेंटीमीटर मिलेगा। ये सारी अलग अलग दूसरी टेस्ट है, वो सारे जो ये अगर ये कोर्स है इसको रूल आउट करने के लिए, शुगर टेस्ट आउट करो, आरएच इनकम्पेटेबिलिटी टेस्ट करो उसको रूल आउट करने के लिए, कोई भी ये सारे जो, ये तो इन्फेक्शन के लिए पता है, ये सारे जो जेनेटिक टेस्ट है, ये सारा अगर कोई जीन में कुछ डिफेक्ट है, कोई अलग एलील जुड़ गया है, एलील सुना होगा, 12th में आता होगा, आरबीसी हाँ। प्रोटीन, ये एलील कुछ और अलग जुड़ गया हो, या तो अलील का कोई एक सेगमेंट जो होता है, इसे पूरे ड्रॉ करते थे ना, उसका एक सेगमेंट जो होता है, इधर 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 ऐसा करके एक सेगमेंट है, ये पूरा इसके साथ पूरा मिसप्लेस हो गया, ये सब पूरा महंगा महंगा होता है, हमको पता भी नहीं है। ये सब करवाने से अच्छा पहले ही आप गर्भ संस्कार करके कंसीव करो, मेरा तो ऐसा कहना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लाख रुपए आपको ऐसे भी देने और वो बोलेंगे ये झील तो निकल गया, अभी कुछ नहीं हो सकता है, राइट। अभी देखो इसकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में सबसे पहले रेस्ट ही बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराओ, ये भी सेम बोलेंगे, डायबिटीज वगैरह है तो उसकी दवाई तो हम नहीं देंगे क्योंकि वो आपको डायबिटोलॉजिस्ट ही देगा। मेडिसिन क्या है, इंडोमिथासिन जो होता है, इंडोमिथासिन जो होता है वो सब आपके जो होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिटर होता है, राइट। नाम सुना इंडोमिथासिन का। ये जो मैंने बोला ना, कोक्स 1 कोक्स 2 होता है, साइक्लोऑक्सीजनेस 1 साइक्लोऑक्सीजनेस 2, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना, उसके आगे के जो ये बायोकेमिस्ट्री में आते हैं, राइट। तो साइक्लोजेनिस 1 और 2 है ना, इनका फंक्शन रिडक्शन करता है, इसकी वजह से पेन कम हो जाएगा, राइट। और साथ साथ में आपको इधर क्या और भी मिल सकता है, फीटस का यूरिन प्रोडक्शन जो कम हो रहा है इधर, तो इधर जो यूरिन प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। और ये हमको कम करना है ना डेफिनेटली, क्योंकि इधर बढ़ गया होगा, ये कम करेंगे तो ही टेंशन कम रहेगा ना। ऑब्स्ट्रेटिक मैनेजमेंट, एमनियोसेंटेंसिस करेंगे एक्सेसिव, जैसे कि उधर हाइड्रोसेंटेंसिस, उधर फाइन लगा के जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको निकाल देंगे, राइट। बहुत ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो, राइट। इंट्रापार्टम मैनेजमेंट, पोस्टपार्टम की वजह से, इंट्रापार्टम मतलब डिलीवरी के वो टाइम पे जहाँ पे उसका कोड प्रोलेप्स हो जाए, यूटेराइन प्लेसेंटा में अब्रप्शन हो जाए, वो टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, उनके हार्ट रेट और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन दोनों पे मॉनिटर करना है आपको। उधर जो है वो आप हॉस्पिटल डिलीवरी जहाँ पे नियोनेटल रिसक्सिटेशन हो, ऐसी जगह पे आप क्या करेंगे, करवाएंगे प्रायः। पोस्टपार्टम में आपको ध्यान ऐसा रखना है कि उधर कोई हेमरेज वगैरह ना हो जाए, प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है, कोर्ड का प्रोलेप्स भी हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये कोड है वो बच्चे के गले में भी जा सकती है, तो फिर उधर सूचर लग जाएगा, जैसे सूचर में कैसे हम कोड बांध देते हैं, तो फिर उसको एस्फेक्सिया हो सकता है ना, राइट। ये सब उसका क्या है, समरी टेबल है। एक बार अगर आप समरी टेबल देख लेंगे ना, तो फिर अब पता चल जाएगा आपको, राइट। क्लियर हुआ। आज इतना तक रखते हैं, बाकी का ऐसा है तो मैं रिकॉर्ड करके पार्ट 3 हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, रिकॉर्ड करके रख दूंगा, या तो फिर कल लाइव लेंगे, राइट। आज का जो समझाया वो समझ में आया आप सब लोगों को, यस सर। क्लियर है, कोई डाउट है आज का टॉपिक में से, नहीं। किसी को कोई सजेशन देना है कि भाई ऐसे हो सकता है, स्पीड कम करो, ये वह, ये कराओ वो कराओ, बोलो।